बायोलॉजी ग्रेड 10 सर्कुलेटरी सिस्टम कैंथा पब्लिशर से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आज। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। सबसे पहला जो हमारे पास एसएल है दैट इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट मेक अप द ब्लड। तो पहले एसएल के एमसीक्यू से हम लोग शुरू करेंगे। पहला है द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड इज तो वाटर, क्योंकि वाटर इज़ 90% इन योर प्लाज्मा। उसके बाद कि कौन सा सब्सटेंस होता है प्लाज्मा के अंदर नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन है। बिकॉज हीमोग्लोबिन आप लोगों के सेल्स के अंदर होता है और सेल एक्चुअली प्लाज्मा के अंदर नहीं होते हैं, यानी होता तो प्लाज्मा के अंदर ही सस्पेंडेड है, लेकिन वो प्लाज्मा का एक पार्ट नहीं होते। यानी प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है डिजॉल्व, यूरिया भी हो सकता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो सेल्स के अंदर होता है और सेल्स प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। उसके बाद वो कहना है कि कितनी परसेंटेज है ब्लड की प्लाज्मा की, तो दैट इज़ 55%। अच्छा, वो कहना है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड क्या क्या हैं, दैट इज़ मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अगर आप लोग लिखोगे ना तो आप लोग यूँ लिखोगे 55% आप लोगों के पास प्लाज्मा आ गया। आप लोग ये भी बता सकते हो कि 90% उसका वाटर होता है, 10% ड्राई मैटर होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना। देन 45% आप लोगों को बताना है कि अदर ब्लड सेल्स हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये बता देना है कि प्लाज्मा एक कनेक्टिव ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर प्लाज्मा 55% है और ब्लड सेल्स जो हैं वो 45% है। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड के हम लोगों ने सेलुलर कंपोनेंट्स बताने हैं। तो अब दूसरे सवाल के अंदर असल में आप लोगों ने सेलुलर कंपोनेंट्स यानी ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं आप लोगों ने उनको ब्रीफली डिस्कस करना है। तो आप लोगों को तीनों सेल्स का अच्छी तरह पता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आप लोग उनको किस तरह लिखोगे, बाई कॉन्केव हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स। ठीक है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन बतानी है क्योंकि उन्होंने बताया ब्रीफली। और सेपरेट एस एल उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो हम लोग जैसे इसका एक फंक्शन बताने लगे हैं और हम लोग इनका एक कोई कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। तो आप लोगों को मैंने इसका फंक्शन एक कॉमन बताया था कि इसका काम है इम्यून के अंदर हेल्प करना, इम्यून डिफेंस के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफेंस फोर्स ऑफ योर बॉडी। प्लस एक इसकी खसूसियत बतानी है तो आप लोगों ने बताना है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो आप लोग इनको सेल फ्रेगमेंट्स कहोगे जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स मैं उस तरह नहीं लिख रही जिस तरह आप लोगों ने आंसर लिखना है, मैं जस्ट आप लोगों को की पॉइंट्स बता रही हूँ। और इसके साथ साथ आप लोग इन तीनों के नाम भी दोगे जो साइंस के अंदर आप लोग बोलते हो, यूथ्रोसाइड्स और ल्यूकोसाइड्स और थ्रोम्बोसाइड्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमसे पूछता है कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्लाज्मा प्रोटीन का जिक्र करना है जिसके अंदर फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन सब कुछ आप लोग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड भी हो सकता है इसके अंदर, आप लोगों के पास विटामिन भी आ सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद इस चीज़ का आप लोग जिक्र कर सकते हो दैट कुड बी योर मेटाबॉलिक वेस्ट। आप लोगों को पता है किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो उसे हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं और इसके अंदर आप लोगों के पास यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पता है कि इसके अंदर आप लोगों के पास डिजॉल्व गैसेज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। साथ साथ आप लोग जिक्र कर सकते हो अपने पास आयंस का कि कौन कौन से आयंस होते हैं लाइक बाइकार्बोनेट आयंस, HCO3 है बाइकार्बोनेट आयन। एंड देन आप लोग अपने कैल्शियम आयंस की बात कर सकते हो, पोटेशियम आयंस की बात कर सकते हो, सोडियम आयंस की बात कर सकते हो। देयर वुड बी अ माइनस ओवर हियर। तो ये आप लोगों के पास सारी वो बातें थी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा का क्या रोल है ब्लड के अंदर। तो इसका आप लोगों के पास जो आंसर होगा दैट वुड बी ट्रांसपोर्ट के। इसका जो मेजर आप लोगों के पास फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। इसने हार्मोन्स, इसने न्यूट्रिएंट्स, आयंस, सारी डिजॉल्व गैसेस और वेस्ट को, और इसने आपके पास जो भी साइज के अंदर डिजॉल्व चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन बॉडी एरिया टू अनदर बॉडी एरिया। अब एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि
कंपोजिशन में बतानी है ब्लड का प्लाज्मा की, तो मैं यहाँ बता के आई हूँ कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। वो आप लोगों के पास कंपोजिशन होगी ब्लड प्लाज्मा की, और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट ये पूछे हैं, तो अब मैं इसका आप लोगों को कंप्यूटर रिटन आंसर ही दूंगी। तो दिस इज़ द आंसर कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है और 10% अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के पास बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, इनको मैंने पिछली बार ड्राई मैटर कहा था। ड्राई मैटर ना ही कहें, डिजॉल्व सब्सटेंसेस आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स आ गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस आ गए हैं, न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हार्मोन्स आ गए हैं और डिजॉल्व गैसेज आ गई हैं एंड सो ऑन। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सेलों की तरफ। ये सेल हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने सेल टाइप्स जो ब्लड के अंदर होती हैं उनको नेम करना है और उनके रोल्स बताने हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको देखें। सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्लेटलेट क्या है, तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग होता है। उसके बाद प्राइमरी फंक्शन क्या है वाइट ब्लड सेल्स का, दैट इज फाइटिंग इन्फेक्शंस या फिर इम्यूनिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वाइट ब्लड सेल्स, दे आर स्मॉलर देन आरबीसीज, ओके, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, तो ये तो गलत बात होगी, ठीक है। दे प्ले अ रोल इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, तो देखें स्मॉलर हैं आरबीसी से या नहीं, ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ेंगे और ऑक्सीजन कैरी करना इनका काम नहीं, आरबीसी का काम है। दिस वाज अ लिटिल बिट आप लोग कह सकते हो सस्पिशियस था, तो आप लोगों ने उसको भी रखा, इन दोनों को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। फिर आपको पता चला कि ये तो आप लोगों को पता है कि ट्रू है, तो फिर आप लोगों ने उसको भी एलिमिनेट आउट कर दिया। अच्छा, फोर्थ वाला जो है वो है आइडेंटिफाई द ब्लड कंपोनेंट्स दैट इज नॉट करेक्टली मैच विद दिस फंक्शन, तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट इसके सही फंक्शन के साथ नहीं मैच करा। तो एरिथ्रोसाइट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करते होते हैं, ठीक। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका काम एंटीबॉडी सिंथेसाइज करना होता है, फिब्रिनोजन होता है उसका काम फेगोसाइटोसिस होता है। तो इसका आंसर ये है, यानी ये गलत मैच किया। वो पूछा था कि कौन सा नहीं करेक्टली मैच हुआ तो फिब्रिनोजन का हमेशा काम ब्लड क्लॉटिंग होता है, इसका काम फेगोसाइटोसिस नहीं होता। फेगोसाइटोसिस असल में डेड सेल्स को इनगल्फ करने का काम है, वो ये नहीं करता। अच्छा, उसके बाद है लाइफ स्पैन एक मेच्योर रेड ब्लड सेल की कितनी होती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लेटलेट जो है वो कौन से प्रीकर्सर सेल से बनता है, तो वो बनता है मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेपरेटर सेल उसके अंदर। लिम्फोसाइट्स असल में एक टाइप है ऑफ योर ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स ही हैं, और यूरोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनसे तो ऑफकोर्स नहीं बनेंगे आप लोग के प्लेटलेट्स। उसके बाद डायमीटर बताना है आप लोगों ने प्लेटलेट का, तो ये मैंने आप लोगों को सेपरेटर सेल उसके अंदर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि कंसेप्ट की एक्सरसाइज है, तो एक दो चीज़ें यहाँ वहाँ होंगी, हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। तो जो प्लेटलेट होता है ना उसका डायमीटर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, दिस इज़ 2 to 4 नैनोमीटर्स के दरमियान में, सॉरी माइक्रोमीटर्स के दरमियान में। तो यहाँ पर 2 से 4 के दरमियान में आप लोगों को एक ऑप्शन मिल गई है 3, तो आप लोगों ने इसी को टिक करना है, ठीक है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आप शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको पता होगा ये एक प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं प्लेटलेट्स की एक दो ही बातें बताऊंगी जो मैंने शायद पहले कभी नहीं बताई। सबसे पहले एक गैदरिंग करते हैं एट द साइड जहाँ पे लीकेजिंग हुई है, उसके बाद ये वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग बनाएंगे। प्लेटलेट प्लग बनाएंगे, अभी इन्होंने प्लग बना दिया। अब यहाँ होगा क्या कि प्लेटलेट प्लग जो है वो आप लोगों के पास एनेबल करेगा आप लोगों के जो फिब्रिनोजन है, ताकि वह फिब्रिन थ्रेड्स बना सके, बिकॉज थ्रेड ने एक मैश क्रिएट करना है ओवर योर क्लॉट। तो आप लोगों के पास जो आप लोग जिस चीज़ को ये एक्टिवेट करते हैं ना, आप लोगों के पास प्लेटलेट, उसे हम लोग कहते हैं कैस्केड। कैस्केड को ये एक्टिवेट करता है, आप लोग का हो गया ट्रिगर्स कैस्केड। और एक कैस्केड की ही मदद से आप लोगों के पास जो फिब्रिनोजन है प्रोटीन, वो फिब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं, और वो थ्रेड्स उस एक मैश क्रिएट करते हैं ओवर द प्लग। लाइक अगर ये प्लग है तो इसके ऊपर पूरे थ्रेड्स के आ जाते हैं फिब्रिन थ्रेड्स, और उसके बाद ये आप लोगों के पास जो क्लोटिंग है वो हो जाती है, ठीक है, पूरी। तो फिब्रिन थ्रेड्स फॉर्म, ठीक है। तो यही इसका आंसर था, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप लोगों ने इसे राइट डाउन करना है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है दैट सेज राइट द रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी, सो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वाइट ब्लड सेल्स का काम है, ये आप लोगों का डिफेंस सिस्टम है ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये आप लोगों को इन्फेक्शन से बचाएगा, किस तरह फेगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है, प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन बाय, सबसे पहले क्या करेगा आइडेंटिफाई करेगा, देन वो क्या करेगा फेगोसाइटोसिस करेगा, what were the spelling, साइटोसिस, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा उस बैक्टीरिया को एंड देन एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, ये सारे इसके काम हैं।
वाइट ब्लड सेल्स के। बाकी वाला आंसर हो गया। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स विद एग्जांपल। सो ये दोनों टाइप्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स इन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसके पास आप लोगों के पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, अब इसका अगर आप लोग ग्रैन्युलोसाइट्स का देखो तो इसके अंदर आप लोगों का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलॉब्ड हो सकता है। याद होगा आप लोगों को, न्यूक्लियस कुड बी मल्टीलॉब्ड, यानी उसके ढेर सारे लॉब्स हो सकते हैं। और इधर या तो इधर न्यूक्लियस होता नहीं, लाइक अगर होता है तो आप लोगों के पास, लाइक होता नहीं का मतलब मेरा यह है कि उसका कोई लोब नहीं होता, लाइक इट इज़ सिंगल, सिर्फ एक सर्कल की फॉर्म में, लाइक उसका कोई लोब नहीं होगा। इधर इस तरह करके लॉब्स बन जाते हैं ना आप लोगों के पास, 1 बन गए, 2 बन गए, 3 बन गए। इधर कोई लोब नहीं है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर ही है, बिकॉज दोनों ही वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसकी जो आप लोग एग्जाम्पल्स हो गए, दैट आर 3 टाइप्स से न्यूट्रोफिल्स। फिर आप लोगों के पास आ जाती हैं ज़ाइनोफिल्स, देन लास्टली आप लोगों के पास आ जाएगा बेसोफिल। और इधर सामने जब आप लोग एग्जांपल ले, दैट आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ये पूछता है आप लोगों से कि रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या होता है जब वो अपने लाइफ स्पैन तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी मैंने डिटेल आप लोगों को पढ़ाई थी इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में जाते हैं, यानी बोन मैरो में उनका रिसाइकल्ड पार्ट जाता है और वो दोबारा से बनते हैं आफ्टर 120 डे लाइफ स्पैन। तो एक बार मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। देखें, आप लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के 3 पार्ट्स हैं आप लोगों के पास, हीम, ग्लोबिन और थर्डली आयरन। ठीक है, तीनों चीज़ें इसके अंदर आप लोगों के पास मौजूद हैं। जो आयरन है वो आप लोगों के पास स्टोर्ड हो जाएगी ताकि उससे आप लोगों के पास न्यू रेड ब्लड सेल्स बन सकें, यानी उसे रिसाइकलिंग कर दिया जाएगा। और जो ग्लोबिन होगी उसे हम लोग अमीनो एसिड में तोड़ देंगे ताकि बाद में कभी हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़े तो हम लोग अमीनो एसिड्स को यूज़ कर सकें यहाँ से। आयरन जो है वो रिसाइकल होने के लिए जाएगी आप लोगों के पास बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो में आरबीसीज बनता है। और जो हीम है ना, ये बन जाएगा आप लोगों के पास बिली रूबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बिलीरुबिन है ये आप लोगों के पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी ये वो वेस्ट है जिसकी वजह से लाइफ स्पैन ख़त्म हुआ था और जिसको रिसाइकल करने की जरूरत है। तीनों मिलकर आप लोगों के पास बनाते हैं हीमोग्लोबिन। ये मैंने एक्सप्लेन किया था इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, लेकिन यहाँ पे हमने दोबारा से इसे पढ़ लिया। अच्छा, अगला हमारे पास जो सवाल है, दैट सेज ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। तो अभी भी मैंने तीनों आप लोगों को टाइप्स पढ़ाई हैं, एक बार रिवाइज भी कराई हैं ऑफ कोर्स। तो अब हम लोग इनको एक बार समझ लेते हैं इन तीनों टाइप्स के अंदर क्या डिफरेंस था। तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है, मुझे नहीं याद मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई है कि नहीं, बट ये सबसे अबेंडेंट आप लोगों के पास जो वाइट ब्लड सेल है ये वो है। और ये जो होता है इसके अंदर आप लोगों के पास जो कैपेबिलिटी है, जो इसका आप लोगों के पास फंक्शन है वो क्या है कि इसने एनगल्फ करना है बैक्टीरिया से। ठीक है, और ये जो आप लोगों के पास है इसका क्या काम था कि इसने टारगेट करना है एलर्जिक साइट्स को, और नीचे वाले का क्या काम था कि इसने आप लोगों के पास हिस्टामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करना है ऑन योर एलर्जिक साइट, ताकि वह इन्फ्लेमेशन कॉज करे, वो आप लोगों के पास इरिटेशन कॉज करे, ताकि वहाँ पे जल्दी जल्दी वो फैक्टर्स पहुँच जाएँ जिन्होंने एंटीबॉडीज़ वगैरह रिलीज़ करके उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हिस्टामिन रिलीज़ करता है। तो आप लोगों को इनके लॉब्स याद होंगे, मैंने पढ़ा था कितने कितने इनके न्यूक्लियस के लॉब्स होते हैं। इसके 2 to 5 लॉब्स हो सकते हैं, इसके 2 to 3 लॉब्स हो सकते हैं, एंड जो सबसे नीचे वाला दैट इज़ बाइलॉब। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन खत्म हो गए। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ऑफ दिस एसएलओ, जो कि आप लोगों से कह रहा है कि हम लोगों ने सेलुलर एलिमेंट्स जो ब्लड के अंदर होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों के फंक्शंस को डिटेल से बताना है। ठीक है, और इनकी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को बताना है। तो इधर हम लोग सारी सेल्स के टाइप को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दे आर कॉन्केव, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सप्लाई करना होता है ऑक्सीजन।
एंड जस्ट गोना राइट द डेफिनेशन लाइक दिस, और नीचे मैं उसका फंक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर खुद लेकर जाना। ना वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की अब आप लोगों ने सारी टाइप डिटेल से बतानी है, बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो आप लोग बताओगे कि इसकी दो टाइप्स हैं, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर, ठीक है, ए ग्रैन्युलर, ठीक है। वरना उसके टाइप से ज़्यादा है ऑफकोर्स, तो मुझे जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 120 डेज, और वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज है। अच्छा, ग्रैन्युलर के अंदर आप लोगों के पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ज़ाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। तो देयर आर 3 थिंग्स, न्यूट्रोफिल्स, ज़ाइनोफिल्स एंड देन बेसोफिल्स। देखिए इनकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं पिछले सवाल के अंदर बता के आई हूँ, वो लिखना आप लोगों का काम है। यहाँ पे एक्चुअली फंक्शंस पूछे हैं, मैं जस्ट फंक्शन दोबारा से लिख देती हूँ, जबकि मैं फंक्शन से पहले बता के आई हूँ। तो इसका काम है एनगल्फिंग बैक्टीरिया, इसका काम है टारगेटिंग एलर्जिक साइट, ठीक है, और इसका काम है आप लोगों के पास रिलीजिंग हिस्टामिन। तो ये बहुत बार आई थिंक रिपीट हो गया, तो अब इसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एक ग्रैन्युलर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के पास मोनोसाइट्स और आप लोगों के पास आ जाते हैं आपके लिम्फोसाइट, सॉरी, लिम्फो लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गए हैं दोनों टाइप्स ऑफ ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, और ए ग्रैन्युलर के अंदर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई ग्रैन्यूल नहीं है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। इनके लोब्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज बायलोब, दिस हैज़ 2 to 3 लॉब्स, और इसके अंदर 2 to 5 लॉब्स होते हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास ये जो मोनोसाइट्स हैं, इनका क्या काम है कि इन्होंने इंजेस्ट करना है बैक्टीरिया को और डेड सेल्स को। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं आप लोगों के पास, उनके अंदर बी लिम्फोसाइट्स भी आते हैं और टी लिम्फोसाइट्स भी आते हैं। हाँ, बी सेल्स और मैं टी सेल्स कह देती हूँ इनको। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनको बी सेल्स और टी सेल्स भी कह सकते हैं। और बी सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी होती हैं, और जो टी सेल्स होते हैं उनका काम होता है उन्होंने डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करना होता है आप लोगों के पास आप लोगों के पैथोजन को। तो यही थी डिटेल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। के बाद प्लेटलेट्स हैं, तो इनको ईजिली आप लोग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में लेके जा सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके पास इधर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। प्लेटलेट जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्लेटलेट जो है वो आप लोगों के बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। और ये आप लोगों ने लिख देना कि मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये इनका क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने हेल्प करना है ब्लड क्लॉटिंग। ये तीन ही लगा दी, तीन मैं लगा रही हूँ मेन डेफिनेशंस के पीछे। तो ये आप लोगों के पास हो गया आप लोगों का एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अगले ऐसा लोग की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों से कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। हमसे पहला कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। तो इसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, और न्यूट्रिएंट्स को तो खैर ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, फाइट भी नहीं करता इन्फेक्शन से, लेकिन इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन लेके जाना, वो तो वापसी पे ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ ले आता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट डैश फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। तो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, डाइजेस्टिव सिस्टम से दूसरे ऑर्गन्स तक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या बनता है, आप लोगों ने सोचना है न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाता है, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बनता है। इसी तरह लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बनती है, तो उसको ये ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है। अगला है विच वेस्ट प्रोडक्ट इज कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम सेल्स टू द किडनी फॉर रिमूवल। यानी कौन सा इस तरह का प्रोडक्ट है किडनी तक जाता है। तो किडनी से रिमूवल होनी होती है, तो वहाँ पे आप लोगों के पास यूरिया जाएगा, बिकॉज यूरिया की रिमूवल होनी होती है थ्रू किडनी। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलें। सबसे पहला है कि हम लोगों ने रोल बताना है ब्लड का ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ब्लड का आप लोगों के पास क्या जो आप लोगों के पास सिग्निफिकेंस है उसकी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
तो आप लोगों ने बताना है कि जो ब्लड है उसके अंदर आप लोगों के पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो सारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। अच्छा, अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि हाउ डज ब्लड असिस्ट इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो आप लोगों ने बताना है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो वापसी के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ये फर्स्ट तरीका है जिससे आप लोगों के पास जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसके ठिकाने लगाता है, लाइक उसका लंग्स तक पहुंचाता है और देन एक्सहेल के वक्त उसको डिफ्यूज़ आउट कर देता है। जो दूसरा तरीका आप लोगों के पास है दैट इज़ योर बाइकार्बोनेट आयंस, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के पास प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, डिजॉल्व होते हैं आप लोगों के पास सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं यानी HCO3-, ठीक है। और जो तीसरा तरीका आप लोगों के पास वो डिजॉल्व गैसेस का, यानी डिजॉल्व CO2 होगी तो वो भी इसी तरह रिमूव आउट हो जाएगी। तो ब्लड जो है वो एक्चुअली अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ठिकाने लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि डिस्क्राइब एनी टू फंक्शन ब्लड प्लेज अदर देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के अलावा ब्लड कौन कौन से फंक्शंस प्ले करता है। सो देयर कुड बी मैनी, जो मेरे ध्यान के सबसे पहले है दैट इज योर हार्मोन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आप लोग इम्यूनिटी की बात कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं और ब्लड क्लॉटिंग भी इम्यूनिटी के अंदर आती है और वहाँ प्लेटलेट्स भी इसके अंदर हेल्प करते हैं। थर्डली आप लोग जो किसी और चीज़ की बात कर सकते हो दैट वुड बी योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है तो उसके लिए ब्लड हेल्पफुल होता है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो कि पिछले सवालों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड के साथ किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द बॉडी। तो इसका जवाब बार बार एक्सप्लेन कर करके मैं तो थक चुकी हूँ, तो मैं तो अब दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से भी आता होगा, वरना इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अगले एसएलओ की तरफ। इस एसएलओ के एमसीक्यूज़ को देखें। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन केमिकल इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर से केमिकल्स को डिटॉक्सीफाई करने का काम कौन सा आपके पास ऑर्गन करता है। ये सवाल थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि कुछ लोग इसका आंसर किडनी कहेंगे और कुछ लोग लिवर भी कहेंगे, बिकॉज हम लोग 8 और 9 क्लास के अंदर पढ़ के आएंगे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो इसका रियल आंसर आप लोगों के पास लिवर ही है, बिकॉज लिवर ही डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। इसके अंदर से सिर्फ किडनी, इसके अंदर से सिर्फ यूरिन एक्सक्रीशन वगैरह का काम होता है। लिवर के अंदर असल में डिटॉक्सिफिकेशन होती है हार्मफुल केमिकल्स की ब्लड के साथ, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जो दूर लेके जाती है दैट आर आर्टरीज, अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरीज काम करती हैं। बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों के पास एक बार वेन्स में भी गुजरा था व्हेन इट वाज द हार्ट वाज डीलिंग विद द लंग्स, तो उधर काम उलट हो रहा था। मैंने आप लोगों से बोला था कि आर्टरीज की हमेशा डेफिनेशन ये होती है कि वो आप लोगों के पास वेजल जो हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इन जनरल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के अंदर ही जाता है। उसके बाद वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स अकर इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कहाँ पे गैसेज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ कैपिलरीज। लाइक कैपिलरीज उस सेल के ऊपर होती हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और गैसेज आप लोगों के जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं उनके दरमियान में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहे हैं इन वट वे डू रेड ब्लड सेल्स कंट्रीब्यूट टू गैस ट्रांसपोर्ट। तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। गैस ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ जो हीम ग्रुप होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इस तरह रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, लेकिन इसका मैं कुछ नहीं लिखने के साथ। उसके बाद सेकंड है हाउ डू द लंग्स कंट्रीब्यूट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लंग्स असल में ऑक्सीजन ब्लड प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो लाइक वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देते हैं एंड वो ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं। तो इससे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आप लोग कह सकते हैं पहिया है वो लंग्स हैं, बिकॉज यही आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रोड्यूस करेगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड को डिपॉजिट आउट भी करेगा। तो अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को समझा तो दिया है सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लोग यहाँ पे बस ये लिख सकते हो जो यानी मैं की पॉइंट आप लोगों को देना चाह रही हूँ दैट इज़ कि यहाँ पे आप लोगों के पास गैस एक्सचेंज होती है। लंग्स आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। बाकी आगे आप लोगों ने एक्सप्लेन खुद करना है, जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है
कि हाउ आर वेन्स डिफरेंट फ्रॉम आर्टरीज एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वन वे वॉल्व्स इन वेन। तो वेन के अंदर भी वॉल्व्स होते हैं। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि हार्ट के अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं और वॉल्व्स बैक फ्लो को रोकते हैं। तो वेन्स के अंदर भी इसी तरह आप लोगों के पास वॉल्व्स होते हैं बैक फ्लो को रोकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टरीज और वेन्स को डिफाइन करते हैं। मैं समझाती हूँ आप लोगों के पास जो वॉल्व्स होते हैं इन योर वेन्स। आर्टरीज अवे फ्रॉम ब्लड लेके जाए अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी ब्लड को, और जो वेन्स हैं वो इस तरह के वेसल्स हैं जो टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाएंगे। ठीक है, अब जो वॉल्स होते हैं वेन में वो क्यों होते हैं? देखिए आर्टरीज ने शॉर्ट डिस्टेंस तक ही जाना होता है, और जब वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाती है तो ग्रेविटी उसकी हेल्प करी होती है। लाइक अगर आप लोगों के पास ये आप लोगों का हार्ट है ना, तो इससे ऊपर आप लोगों के पास कम ही ऑर्गन्स हैं, लाइक हेड है, नेक है, वो हार्ट के करीब करीब में। तो उधर तक तो आर्टरीज इजीली अगेंस्ट द ग्रेविटी पुल चली जाती है, लाइक आर्टरीज यूँ जाती हैं, ठीक है, और वेन्स तो फिर ग्रेविटी के साथ ही आ रही हैं वापस, ठीक है। लेकिन जब आर्टरीज ने नीचे जाना है तो आर्टरीज जो हैं वो ग्रेविटी के साथ जाते हैं, उनको नो फोर्स, कोई फोर्स उनको फोर्स की जरूरत नहीं होती। ये आप लोगों के पास वेन है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रही है वेन, रेड से मैं दिखा रही हूँ। तो विदाउट एनी फोर्स इस वक्त वेन आ रही है, और आर्टरीज को थोड़ी सी फोर्स की जरूरत थी और थोड़ा सा डिस्टेंस रहा है। यहाँ पे ग्रेविटी थी आर्टरीज के साथ, तो यहाँ पे भी किसी फोर्स की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ से जब वेन्स लेग से वापस ऊपर आ रही हैं तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है और ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना, तो एक ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। और इतनी ज़्यादा फोर्स आप लोग अगर प्रोड्यूस करते हो तो ये ख़तरा होता है कि कहीं ब्लड उस फोर्स से वहाँ से ऊपर है तो वापस नहीं चला जाए ग्रेविटी के साथ ही। तो फिर आप लोगों के पास बीच बीच में वेन्स के बॉल्स बनते हैं इस तरह करके, ताकि अगर जितना ब्लड यहाँ से ऊपर चढ़ गया वो यहाँ से तो नीचे ना आ सके, लाइक बैक फ्लो ना हो, यहाँ पे आके रुका फिर एक और यहाँ चढ़ जाएगा फिर यहाँ चढ़ जाएगा, लाइक स्टेयर्स होगी कि वो फिसल के नीचे नहीं आ सकता। वो यहाँ से अगर यहाँ तक वो पहुँचा और फिसलेगा तो यहाँ से वो नीचे नहीं जा सकेगा। बैक फ्लो से आप लोगों के जो वॉल्व्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। दैट सेज के डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे आप लोग मेन सारे ऑर्गन्स अपने डिस्कस कर सकते हो। मैंने एक टेबल ये तश्कील दी है, इसके अंदर आप लोगों के पास वो सारे ऑर्गन्स हैं जिनके पास आप लोग का हार्ट ब्लड भेज रहा है। तो सबसे पहले हार्ट खुद ही है, हार्ट जो है वो उसने ब्लड पंप करना होता है। लंग्स जो है उनका काम होता है, वो भी कनेक्टेड है ऑफ कोर्स हार्ट से, तो वो भी एक मेजर ऑर्गन है। इनका काम गैसेस एक्सचेंज है। लिवर भी मिल जाता है, लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन भी है, और इसने डिटॉक्सिफिकेशन और फिल्टर एक ही बात है, और इसने न्यूट्रिएंट्स को भी आप लोगों के पास प्रोसेस करना है। किडनीज भी इसके साथ ही कनेक्टेड है हार्ट से, ऑफकोर्स सारे ही ऑर्गन्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेजर कुछ ऑर्गन्स की बात करेंगे, देन स्किन की बात करेंगे। किडनीज का काम मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करना है, एंड देन स्किन आ जाती है जिसके अंदर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड फ्लो होता है, और सारी स्किन के साथ ऑफ कोर्स वो सारा कुछ जुड़ा होता है आप लोगों के पास, सारी कैपिलरीज एंड सारी वेजल्स। फिर इनका रोल इन होम्योस्टैसिस पढ़ना है, यानी ये बॉडी को किस तरह उसके नॉर्मल तक रखती हैं, उसे ना ऊपर जाने देती हैं ना नीचे। तो जो हार्ट है वो आपके पास एक ब्लड का प्रेशर भी कॉन्टिन्यूस रखता है, उसकी डिलीवरी भी कॉन्टिन्यूस रखता है, दैट इज़ इन होम्योस्टैसिस। एक ये बात समझी जाती है बहुत कॉमनली कि होम्योस्टैसिस जस्ट टेम्परेचर रेगुलेशन है। इट इज़ नॉट जस्ट टेम्परेचर रेगुलेशन, ये हर फैक्टर की रेगुलेशन है इन योर बॉडी। आपकी बॉडी को बस एक नॉर्मल पोजीशन पे रखती है। तो अगर हार्ट का प्रेशर रेगुलेट अगर ब्लड का प्रेशर रेगुलेट हुआ है, उसकी डिलीवरी रेगुलेट हो गया, दैट इज़ ऑल्सो होम्योस्टेसिस। तो ये हार्ट काम कर रहा है कि इसने ब्लड का प्रेशर और ब्लड की डिलीवरी को रेगुलेट करना है। उसके बाद अगर लंग्स की बात करें तो ये ब्लड के पीएच को, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को, उसकी एसिडिटी और उसकी बेसिक नेचर को भी रेगुलेट करती है, और फिर ये कि ऑक्सीजनेट करती है आप लोगों के ब्लड को, ताकि सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म काम करते ना। तो ये भी होम्योस्टेसिस है, नॉर्मल रखती है आपकी बॉडी को। लिवर जो है इसने ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना होता है। ये हम लोग 9th क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ के आए, डिटेल से तो नहीं इसी तरह टेबल पढ़ा था, लेकिन वहाँ समझा था हम लोगों ने कि किस तरह ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलेट होते हैं इन योर लिवर, ठीक है। बाकी ये कि लिवर जो है उसने प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाने हैं, ताकि आप लोगों के पास जहाँ ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत है वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो, और कहीं से भी ज़्यादा एक्सेस ऑफ ब्लड लीक ना हो। इसी तरह इसने हार्मफुल केमिकल्स को भी डिटॉक्सीफाई करना है, तो ये भी होम्योस्टैसिस के ही अंदर आएगा। अब किडनीज फ्लूइड के वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, ना ज़्यादा होने देगा ना बहुत कम होने देगा, लाइक नॉर्मल रखेगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से नॉर्मल रहता है। दैन स्किन की बात करें तो यहाँ पे वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। ये आप लोगों के पास रिस्पॉन्सेज हैं जब आप लोगों के पास टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है, तो स्किन के अंदर के जो आप लोगों के पास वेजल्स हैं वो या तो डायलेट करती हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ताकि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। अगर वो डायलेट करेंगी ना तो आप लोगों के पास ज़्यादा ब्लड एक टाइम पे गुजर सकेगा और ज़्यादा हीट एस्केप हो सकेगी, तो लाइक
कूलिंग इफेक्ट है इसका, और अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो फिर कम ब्लड इवैपोरेट हो जाएगा, कम हीट एस्केप होगी, ताकि आप लोगों के पास जो बॉडी है वो हीटअप रहे और उसे ठंड ना लगे। तो ठंडे मौसम में वैजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और गर्म मौसम में वैजो डायलेशन हो जाएगी। बाय द वे होस्टल सारा को समझ आ गया, अगले एसएलओ की तरफ चलते हैं। इसके एमसीक्यूज को देखें। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? टू फिल्टर ब्लड, नहीं। तो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, नहीं। ये तो बोन मैरो करती है। टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और लास्ट है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वो भी गलत है। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, उसके बाद है, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ द करेक्ट रूट फॉर ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी, यानी करेक्ट कौन सा? ठीक है, मैं समझाती हूँ। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर राइट वेंट्रिकल, एंड देन फिर राइट एट्रियम। तो सबसे पहले हम लोग इस फ्लो को बनाते हैं। देखें, आप लोगों के पास जो लंग्स हैं वो भेजेंगे आप लोगों के पास जो ब्लड है टू योर लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड टू द बॉडी। अच्छा, और आप लोगों के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आप लोगों के पास आता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, वहाँ से आता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो आप लोगों के पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यूँ बनेगा ना। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यूँ बने। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। होप सो आप लोगों को ये बात समझ आई। यानी हम लोगों ने दोनों फ्लोज दिखे कि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो वो कहाँ तक जाता है, और लंग्स से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर तो वो किस किस चैम्बर के अंदर। इन दोनों को कनेक्ट किया तो लंग्स को हम लोगों ने दरमियान में आने दिया, इन दोनों चीज़ों को ऊपर लिख दिया इसके, और इसको नीचे लाने दिया। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिस वाज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। ये एमसीक्यू आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों के पास एक सेक्शन बना हुआ है ह्यूमन हार्ट का। तो व्हाट हैपन्स एज द ब्लड इज बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट? तो जब हार्ट से बाहर आप लोगों के पास ब्लड जा रहा है तो क्या हो रहा है? अच्छा, वो कह रहे हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व जो हैं वो ओपन है, वेसल थ्रू विच ब्लड पासिस टू द लंग। अगर ये वाला यानी आप लोग इन दोनों को मैच करना है, यानी जिससे पास हो रहा है तो कौन सा वाला आप लोगों के पास जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो ओपन होगा। तो देखिए, अगर सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो 1 का ओपन है तो 1 से पास होगा। तो दिस इज़ योर सेमी ल्यूनर, ये दोनों आप लोगों का सेमी ल्यूनर वॉल्व है। तो अगर 1 का ओपन है तो 1 से जाएगा, 2 का ओपन है 2 से जाएगा, 1 का क्लोज है तो एक मिनट ज़रा आपको मैं इस बात को समझाती हूँ। वो कह रहे हैं बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, जैसे इनसे मुराद है कि आप लोग जो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको आप लोग हार्ट से बाहर निकाल रहे हो, लाइक आप लोग उसे बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, उसे लंग्स तक भेज रहे हो। तो आप लोगों ने सोचना है कि वो कौन सा वॉल्व है जो लंग तक जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एओर्टा है। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास लेफ्ट वाला हिस्सा है इसके साथ एओर्टा मिला होता है। एओर्टा आप लोगों की पूरी बॉडी के अंदर जाता है, ये लंग्स तक नहीं आता। तो 1 वाला लंग्स तक जाता है, और 1 वाला जब ओपन होगा तभी वो जा सकेगा, क्लोज वाला नहीं। आप लोगों ने तो इसको करना है, यानी पम्प आउट का आप लोगों का मतलब समझना है। इसका मतलब है कि हार्ट तक आप लोग सॉरी लंग्स तक आप लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहे हो ताकि उसे बॉडी से बाहर किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसके लिए आप लोगों को 1 वाले पैसेज का वॉल्व ओपन चाहिए। अच्छा, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वंडर क्यों यहाँ पे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलें। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन हार्ट बनाना पड़ेगा और उसका स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर समझना पड़ेगा। तो मैंने बना दिया ह्यूमन हार्ट आप लोगों के सामने, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसको लेबल करेंगे, अंदर डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इसे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑफकोर्स मिस कर दी हैं, ये वाला ये ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ह्यूमन हार्ट है ना, इसे सबसे पहले हम लोगों ने लेबल करना है। तो लेवल आप लोग इस तरह करेंगे, दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ योर राइट एट्रियम एंड दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल। ये आप लोगों के पास आप लोगों का इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, और ये आप लोगों के पास आप लोगों का सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास है दिस इज़ एओर्टा, एंड ये जो आप लोगों के पास चीज़ है इसे आप लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये आप लोगों के पास पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्लड वेन्स की सूरत में एंटर हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये भी आप लोगों के पास पल्मोनरी आर्टरी और ये भी पल्मोनरी वेन्स हैं। दिस इज इन्फीरियर। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने समझा दिया। ओके, नाउ दीज आर 4 वॉल्व्स, जिन वॉल्व्स का आप लोगों को ऑफ कोर्स नाम आता है, मैं शायद यहाँ पे लेबल कर सकूँ। दिस इज ट्राइकप्सिड वॉल्व, एंड
दिस वन इज पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। अगर मैं इस वाले को लेबल कर सकूँ, मैं रंग चेंज कर देती हूँ ज़्यादा विजिबल हो सके। ये वाला जो आप लोगों के पास वॉल्व है, दैट वन इज योर एओर्टिक वॉल्व। ये जो यहाँ पे है, दिस वन इज बाइकप्सिड वॉल्व, ठीक है। बाकी पेपर के अंदर आप लोगों को हार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा एंड एवरीथिंग आप लोगों को सही तरीके से लेवल करनी पड़ेगी, मेरी तरह नहीं। आर्टरी से बाहर जाता है और वेन से आप लोगों के पास अंदर आती हैं चीज़ें, ठीक है। चीज़ें कह रही हैं ब्लड, ओके। यहाँ पे भी आप लोग इस तरह का इशारा बना सके कि यहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ सॉरी दोनों तरफ से अंदर आ रहा है। बाकी आई एम रियली सॉरी अबाउट मेरी डायग्राम कितनी मैसी हो चुकी है, लेकिन मैंने सारा आप लोगों का एक बार हार्ट लेवल करके दिखा दिया ना। उन्होंने बोला हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, तो आप लोगों ने किस तरह डिफाइन करना है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले आप ये बात कर देंगे, उसके बाद आप लोगों ने थिकनेस ऑफ वॉल्स की बात करनी है कि जो आप लोगों के पास एट्रियम्स हैं उनकी वॉल सबसे ज़्यादा थिन होती हैं, इस तरफ वाली वॉल्स थिन होती हैं, और वेंट्रिकल्स की वॉल्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती हैं। इसकी वॉल इससे ज़रा थिन होती है, लाइक अगर इसकी रेशो है 1:3, ये 1 है तो ये 3 है, इतनी यानी ट्रिपल होती है उससे वाली वॉल्व। तो आप लोगों ने रेशो बता देनी है 1:3 वाली। उसके बाद आप लोग जिक्र कर सकते हैं 4 वॉल्व्स का, जिनके अंदर से 2 एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। देन आप लोग एओर्टा का जिक्र कर सकते हैं, पूरे बॉडी के अंदर आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र कराती है। एंड यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा का आप लोगों ने जिक्र करना है कि इधर से आप लोगों के पास सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आता है टू हियर, और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आप लोगों के लंग्स की तरफ से, और पल्मोनरी आर्टरी से आप लोग लंग्स को भेजते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ताकि वो बाहर कर सके बॉडी से। तो यानी आप लोगों ने इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है, 4 चैम्बर्स वाली भी, ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये भी आप लोगों ने कर देनी है। बाय द वे यही आप लोगों के पास डेफिनेशन होगी, डिफाइन जो वो कह रहे हैं डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मैं उतनी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गई, और मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आप लोगों को बता दिया। आप लोग क्या कुछ बताओगे तो दिस वुड बी वेरी 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 डिटेल्ड आंसर, लेकिन मज़ा आएगा आंसर देते हुए। अच्छा, अगले ऐसे लोग की तरफ चलते हैं। यह सेलो कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। द पल्मोनरी सर्किट इज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड टू द लिवर। देखें पल्मोनरी हमेशा लंग्स को कर रहा है आप लोगों के पास डिस्क्राइब। तो अगर लिवर की बात करनी है तो उसके लिए आप लोग लिवर का ही कोई वर्ड यूज़ करो, बट लंग्स के लिए हमेशा पल्मोनरी यूज़ होता है, और हार्ट के लिए कोरोनरी यूज़ होता है, एंड आप लोगों के पास जो किडनीज है उनके लिए रीनल यूज़ होता है लफ्ज़। अच्छा, द डायग्राम शोज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी 1 2 3 4, लाइक ये यूँ जा रहा है, ठीक है। विच नंबर स्टेजेस हैव ब्लड कंटेनिंग द मोस्ट ऑक्सीजन, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कौन सी जगह पे है। तो कैपिलरीज है लंग्स के अंदर, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आ रहा है, ठीक है, और वहाँ से कैपिलरीज इन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी राइट साइड ऑफ द हार्ट पे आ रहा है। तो कौन सी जो स्टेजेस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है ब्लड में, ज़रा समझें। तो इसे मैं ज़रा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आप लोगों के पास आप लोगों का हार्ट है, ठीक है, बिकॉज ये MCQ है मैं इसी तरह ड्राइंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता है आप लोगों से ड्राइंग मांगते तो फिर ऑफकोर्स आप लोगों ने असली हार्ट बनाना। दिस इज़ योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ योर राइट साइड। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट कैपिलरीज इन द लंग्स, लाइक ये आप लोगों के पास आप लोगों का लंग्स है। मैं लंग्स किस तरह बनाऊँ, गुब्बारा बना दूँ, ठीक है। आप लोगों के पास आप लोगों के लंग्स हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी से लंग्स में जा रहा है आप लोगों के पास, एंड देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से आप लोगों के पास ऑर्गन्स इन द बॉडी, लाइक कोई भी आप लोग ऑर्गन बता सकते हो। कौन सा एक ऑर्गन बना दूँ मैं, मैंने पाँव बना दिया। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से ऑर्गन ऑन द हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। लेफ्ट साइड, ओ सॉरी बॉडी कह रही हूँ, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे हमेशा आप लोगों के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ब्लड, ठीक है। तो आप लोगों के पास कैपिलरीज इन द लंग से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आ रहा है, लाइक इधर भी आ रहा है, यहाँ से यूँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यूँ आ रहा है। तो कैपिलरीज इन द लंग से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आप लोगों का जो चीज़ आ रही है 1 है। जो आप लोगों के पास राइट साइड, इसे आप लोग 4 कहोगे, इसे आप लोग 2 कहोगे, और इस चीज़ को आप लोग 3 कहोगे। अब आप लोगों ने बताना है कहाँ कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो देखें लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से आप लोगों के पास जब वापस जाएगा तो दिस इज़ डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पे जा रहा है। और
लंग्स जो आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रही है वो यहाँ पे आ रहा है, तो 1 और 2 आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड है। जब आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही है तो आप लोग इस तरह बना के देख सकते हो, हार्ट, लंग्स एंड कोई भी दूसरा ऑर्गन, तो 1 और 2 के पास आप लोगों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। Okay, next MCQ says what is the phase called when the heart muscles are relaxed and blood flows into the artery and ventricles? तो जब आर्टरी और वेंट्रिकल्स के अंदर आप लोगों के पास ब्लड जाता है तो उसको आप लोग कौन सा फेस करते हैं? अच्छा, मुझे लगता है पल्स, हार्ट रेट वगैरह मुझसे या तो मिस हुआ या ये हमारे पास हमारे SLOs के अंदर नहीं था। तो मैंने चेक कर लिया, हमारे SLOs के अंदर नहीं है ये जो पल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे इसे, आप लोग ये कहते हो, ठीक है, कि जब आप लोगों के पास हार्ट मसल रिलैक्स होते हैं और आर्टरी और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो उसे आप लोग डियास्ट्रोल कहते हो, डियास्ट्रोल। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बस याद कर लेना है टर्म। पल्स आप लोगों को पता है, जब हार्ट बीट होता है तो फिर वो जो एक आप लोगों के पास पल्स होता है, और हार्ट रेट आप लोगों के पास के हार्ट की रेट तेज़ है स्लो है, तो वो आप लोगों को रेट उधर से पता चलता है। एंड सिस्टोल डियास्टोल के ऑपोजिट है, लाइक सिस्टोल के अंदर हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों आप लोगों ने टर्म्स याद रखनी है। सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और या हार्ट मसल्स, इसके अंदर रिलैक्सेशन और या हार्ट मसल्स। जो पल्स है ना आप लोगों के पास, वो वेव है जो आप लोगों के पास हार्ट के प्रेशर की वजह से बनती है। ठीक है, यूँ आप लोग कह सकते हो हार्ट रेट, कि हार्ट कितनी बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, लाइक दैट। ठीक है, दिस इज़ द टर्म फॉर द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज ड्यू टू ब्लड फ्लो। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का पल्स है। हार्ट बीट क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने आप लोगों को टाइम नहीं बताया, 1 सेकंड, या आप लोगों के पास उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 सेकंड है, 1 मिनट है, लाइक दैट। तो आप लोगों के पास ये पल्स होगा। अगर वो कहते हैं कि रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन 1 मिनट, तो फिर आप लोग उसे लेते एज योर हार्ट बीट। तो ये भी आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, SLOs के अंदर छोटी छोटी नई बातें नहीं थी, इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं थी, तो मैं सेपरेट SLOs के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन अच्छा है अगर आप लोग एक बार भी पढ़ लें। तो एक कार्डियक साइकिल, यानी आप लोगों के पास आर्टरी से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाना, एंड देन वेंट्रिकल्स से आप लोगों के पास एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी वगैरह में ब्लड जाना है। ये जो दो एकदम, यानी पहले दोनों आप लोगों के पास एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाते हैं, देन वेंट्रिकल से, दोनों ही वेंट्रिकल से एक ही टाइम में पहुंच जाते हैं। तो इस एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है? वो 0.8 सेकंड होता है, याद रखना है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को देखें तो कहना है डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड इन द डायग्राम इंडिकेटिंग वेदर द ब्लड इन सेक्शन ABCD इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ये वाली डायग्राम अभी आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को अभी ऊपर एक उसके अंदर बना के दिखाई है MCQ के अंदर, कि आप लोगों के पास, लेकिन उसके अंदर ना मैंने, यानी जो चीज़ यहाँ पे D दिखाई जा रही है, शायद मैंने वो एक ही जगह बना दी हो, बिकॉज ये दोनों तो यूँ ही थे, एरोस मैटर करती हैं। तो जो भी आप लोगों के पास हार्ट से जा रहा है लंग्स की तरफ, वो डीऑक्सीजनेटेड है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकलना है बॉडी से, तो डी इज़ डीऑक्सीजनेटेड। जो A है वो लंग्स हार्ट की तरफ आ रहा है, दिस इज़ ऑक्सीजनेटेड। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से जो भी वापस आएगा दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी की तरफ जाएगा दैट इज ऑक्सीजनेटेड। और ये मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह आता है। अगले SLO की तरफ चलते हैं। इसका पहला MCQ हमसे कह रहा है कि एथीरोसेक्लोरोसिस आप लोगों के पास क्या है? तो एथीरोसेक्लोरोसिस आप लोगों के पास था प्लैक बिल्डअप इन द आर्टरीज, यानी आर्टरीज के अंदर जब कोई आप लोगों के पास सब्सटेंस बिल्डअप होता है तो आप लोग उसे कहते थे एथीरोसेक्लोरोसिस। लेकिन यहाँ पे उनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। क्यों? जब ब्लैक बिल्डअप होगा तो आर्टरीज ऑटोमेटिकली हार्डन अप हो जाएंगी। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज? CHD, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिल्डअप ऑफ प्लैक इन कोरोनरी आर्टरीज, यही है। ठीक है, उसके बाद है एंजाइना इज अ टाइप ऑफ हार्ट वॉल्व, बिल्कुल भी नहीं। अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, बिल्कुल भी नहीं। अ ब्लड क्लॉट इन द वेन्स, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज द आंसर। तो पहला आप लोगों से जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है पूछना है कि एंजाइना पेक्टोरिस, ये बीमारी का पूरा नाम है, हम शुरू से एंजाइना पढ़ रहे हैं। दिस इज एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसको किस तरह आप लोग मैनेज करोगे और ट्रीट करोगे? ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, यानी उसका एक सिम्टम है। जब आप लोगों के हार्ट के अंदर किसी भी जगह पे ऑक्सीजन कम पहुंच रही है तो आप लोगों का चेस्ट पेन वगैरह होने लग जाती है, उसी को आप लोग एंजाइना कहते हो। लाइक वो एक सिम्टम है किसी प्लैक बिल्डअप का, या फिर आप लोगों के सराउंडिंग का कोई मसला, तो आप लोग उसे किस तरह मैनेज और ट्रीट करोगे? इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो इसके आप लोग किस किस तरह से इसे मैनेज कर सकते हो और ट्रीट किस तरह करोगे? सबसे पहले ये कि आप लोगों ने क्विट कर देना है स्मोकिंग को। देन उसके बाद आप लोगों ने अवॉइड करना है स्ट्रेस को। अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट प्लान बनाना है। और इसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी। अब फर्स्ट करें आप लोगों को इस तरह का मसला आ गया कि जिसके आप लोगों का रिजल्ट सर्जिकल ही हो सकता है,
वरना फिर आप लोग कुछ और नहीं कर सकते, तो यू हैव टू डू द एंजियोप्लास्टी, जिसके अंदर आप लोग बाईपास करोगे जो भी आप लोगों का मसला है। ठीक है, तो दिस वर द आंसर ऑफ शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी आपका हार्ट अटैक, इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क क्या है। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क। अब आप लोगों के पास जो एंजाइना है वो टेम्परेरी रिडक्शन होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो की, लाइक टेम्परेरी लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर ब्लॉक हो चुकी होती है आप लोगों की ब्लड फ्लो आप लोगों के हार्ट अटैक के अंदर। लाइक आप लोगों की आर्टरी या वेन जो है वो उसके अंदर कोई प्लैग बन गया है, तो ब्लड फ्लो जो है वो रुक गया है। अब ड्यूरेशन ऑफ पेन इसकी कितनी है, 15 to 20 मिनट्स, और ये ज़रा लंबा ड्यूरेशन होता है। लाइक हार्ट अटैक की जो पेन है वो 30 मिनट्स से 40 मिनट्स के दरम्यान में, और जो इसका ट्रिगर है वो फिजिकल एक्सर्शन और स्ट्रेस है, यानी आप लोगों को एकदम स्ट्रेस होती है, और अगर आप लोग रेस्ट लो तो एंजाइना रिकवरेबल है। लेकिन हार्ट अटैक रेस्ट लेने से कभी भी रिकवरेबल नहीं होता, इसके लिए आप लोगों को मेडिकेशन और सर्जरीज की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरह आप लोगों को जो एंजाइना है उसके अंदर आप लोगों के पास जो एंजाइम्स होते हैं वो नॉर्मली और होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के अंदर आप लोगों का जो एंजाइम है वो अब नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। लाइक वो ब्लड टेस्ट के अंदर एलिवेटेड आ रहे होते हैं, वो अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर नहीं होते एंजाइम्स। ठीक है, तो दैट वर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने पास थर्ड शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। होप सो आप लोगों को ये वाला समझ आया है। तो हम लोगों ने अब इसके अंदर सिम्टम्स बताने हार्ट अटैक के। सबसे पहले जो इसका है वो ये कि आप लोगों को एक क्रशिंग चेस्ट पेन होगा, बिकॉज दिस इज़ हार्ट अटैक, और ये डेडली होता है। चेस्ट पेन होगा, इसके साथ साथ आप लोगों की जो ब्रेथ है वो भी शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और इसके बाद ये कि आप लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है जब भी आप लोगों को कभी हार्ट अटैक हो। ये वैसे एक्सपीरियंस कम ही लोग करते हैं, लेकिन दिस इज़ डेडली। उसके बाद वॉमिटिंग हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, एंड देन लास्टली आप लोगों को डिजीनेस हो सकती है, यानी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये सारे आप लोगों का सिम्टम्स हैं ऑफ हार्ट अटैक। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर वो आप लोगों से एंजाइना और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में भी पूछते हैं दोबारा। तो सबसे पहले एंजाइना और हार्ट अटैक को डिटेल से समझे। एंजाइना के अंदर असल में आप लोगों से चाह रहे होते हैं डॉक्टर्स के आप लोगों का जो हार्ट है वो कम ऑक्सीजन मांगे और ऑक्सीजन सप्लाई को भी ज़्यादा किया जाए, ताकि आप लोगों को रिलीफ मिले, आप लोगों का हार्ट रेट कम किया जाए, आप लोगों के प्लेग बनने से रोके जाएँ। इसी तरह आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए, और हार्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसे थोड़ा लोअर किया जाए, लाइक उससे फंक्शन थोड़े से रुकवाए जाएँ। और इसी तरह हार्ट अटैक जब किसी बंदे को होता है तो डॉक्टर्स का सबसे पहले ये उनका मेथड होता है कि उन्होंने सबसे पहले उसको ब्लड सप्लाई पूरी करानी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी पहुंचानी है, तो वो उसको जैसे जैसे हो सके ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और इसके साथ साथ इस तरह की मेडिकेशंस देते हैं। सीवियर पेन जो है उससे रिलीफ आप लोगों को हासिल होगा। तो उन मेडिसिन के अंदर भी आप लोगों को भी मैं मेडिसिन बताऊँगी। और उसके बाद अगर आप लोग सर्जरी की तरफ जाते हो तो फिर इसके अंदर सर्जरीज भी आप लोगों के पास थेरापीज़ भी आती हैं जो आप लोग करते हो। और एंजाइना के अगर आप लोग सर्जरीज की तरफ जाओ तो वही एंजियोप्लास्टी यानी आप लोगों को बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अब ये आप लोगों के पास एंजाइना की एक मेडिकेशन बताई गई है, डॉक्टर्स अक्सर दिया करते हैं ताकि आप लोगों के पास जो वेजो डायलेशन है वो जल्दी से हो जाए, और आप लोगों के जो एंजाइना अटैक्स हैं उन्हें प्रिवेंट किया जाए। इसी तरह ये हार्ट अटैक की हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो उन्होंने हमें मेडिसिन बताई है वो मॉर्फिन है। ठीक है, फिर ये एक मेडिसिन बता रहे हैं, और उसके बाद ये एक मेडिसिन बता रहे हैं। लाइक 3 मेडिसिन उन्होंने दी हैं डॉक्टर्स ने, एंड देन ऑक्सीजन सप्लाई भी देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी देंगे अगर ज़रूरी होगा तो। उन्होंने आगे फंक्शंस बताए उन्होंने दवाइयों के। ठीक है, और थेरेपी की जाएगी। देखें ऊपर यहाँ पे एंजियोप्लास्टी थी एंजाइना के रिजल्ट के अंदर, और इसके लिए जो थेरापीज़ हैं दोनों हैं। अब ये दोनों थेरापीज़ हैं आप लोगों के पास, या तो आप लोग एंजियोप्लास्टी करते हो जैसे आप लोगों ने पहले की थी, लाइक आप लोग आर्टरी को रिमूव करते हो, उसकी जगह उस कोई और आर्टरी को रिप्लेस करते हो, आर्टिफिशियल आर्टरी को। और वो ये कह रहे हैं कि 90 मिनट्स जब आप लोग हॉस्पिटल पहुँचने के बाद के 90 मिनट्स होते हैं उसी के अंदर ऑपरेशन हो सकता है, बिकॉज हार्ट अटैक एक सिवियर आप लोगों के पास सिनेरियो है जिसके अंदर अगर जल्दी उसका इलाज ना किया जाए तो दैट कैन कॉज डेथ। ठीक है, और दूसरी थेरेपी जो आप लोगों के पास है वो उस क्लॉट को जो प्लेग बिल्डअप हुआ है उसे तोड़ने की कोशिश होती है। पहले यही की जाती है कि किसी तरह वो प्लेग आप लोगों के पास जो बन गया उसे तोड़ दिया जाए, ताकि आप लोगों की जो नेचुरल आर्टरी है वो रिमेन रहे। लेकिन अगर वो ना टूटे तो फिर वो उस आर्टरी को रिमूव करते हैं, उसकी जगह आर्टिफिशियल आर्टरी इंसर्ट करते हैं।
अभी हमारा लास्ट एसएलओ है, इसके अंदर उन्होंने बोला स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स बाय मेकिंग ब्लड थिनर, थिकर, मोर एल्कलाइन, मोर एसिडिक। तो ब्लड थिकर होता है तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास क्लॉट्स बनते हैं। फिर वो आप लोगों से पूछें कि स्मोकिंग आप लोगों के पास ब्लड क्लॉट्स के रिस्क किस तरह बढ़ा देती है, यानी वही बात उन्होंने दोबारा कर ली कि ब्लड क्लॉट थिकर बनाती है तो ऑफकोर्स ब्लड क्लॉट के आप लोगों के पास रिस्क ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है 2। पहला हमारे पास है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए डेडली है बिकॉज हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन की जगह बाइंड कर जाती है। आप लोगों के पास हीम ग्रुप के साथ और ऑक्सीजन के लिए कोई जगह नहीं रहती बाइंड करने की, तो आप लोगों के पास बॉडी के किसी हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे बाइंड रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे रिलीज भी नहीं होती। एंड दैट इज़ द रीज़न क्यों इतनी जल्दी इसकी वजह से डेथ हो जाती है। अगर आप इसको ज़्यादा इनहेल करते हो तो इसका रिजल्ट डेथ है। तो ये ये इसका आंसर है कि ये आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देती, जो हार्ट तक सप्लाई है ब्लड का वो रुक जाता है। दूसरा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन ब्लड वेसल्स एंड हाउ डू दे रिलेट टू हार्ट डिजीजेस। तो इसका आंसर आप लोगों ने बताना है कि जो स्मोकिंग है वो ब्लड को थिकर बनाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फर्दर ऑन स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल्स आप लोग यूज़ करते हैं वो आर्टरीज की वॉल्स को डैमेज करते हैं, उनको हार्डन अप करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खो वो जो आर्टरीज होती हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती हैं। एज अ रिजल्ट ये आर्टरीज काम के लिए उस तरह परफेक्ट नहीं रहती हैं जिस तरह पहले थी, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकती हैं। एंड इसी वजह से आप लोगों के पास हार्ट डिजीज़ के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी आर्टरीज हार्ट तक ही ब्लड नहीं पहुँचाएंगी, पूरी बॉडी तक ही ब्लड नहीं पहुँचाएंगी, तो आखिर में रिजल्ट यही होगा कि डेथ के या फिर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा सिवियर कॉजेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिवियर रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके। तो दिस इज़ द रिटन आंसर ऑफ शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। बाकी वाली एक्सरसाइज हो गई है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।